Hello everyone. How to crack GS section of PSSSP clerk, सीनियर असिस्टेंट, लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी यानी कि सारे ही पंजाब लेवल के एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए जीएस सेक्शन आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ये है हमारा आज का टॉपिक, डिस्कशन का मैटर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जीएस अपने आप में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंसेस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके ये सब कुछ इंक्लूड करता है। तो कैसे करेंगे आप लास्ट मिनट रिवीजन इन सारे सब्जेक्ट्स की? कौन से हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है इन द लास्ट मिनट सेशन? तो वो ही रहेगा आज हमारे डिस्कशन का पैटर्न। ज्ञानम अमृतसर आपकी मदद कर रहा है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करवाएंगे बैकग्राउंड के साथ, ताकि उस जैसे कभी भी क्वेश्चन आपको आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो ध्यान रखें, आज का लेक्चर रहेगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स PSSSP क्लर्क, PSSSB बोर्ड के कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास, द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, वाज कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो जैसे आप जानते हैं कि रामचरितमानस एक हिंदू माइथोलॉजी की इंपॉर्टेंट किताब है। तो यहाँ पे जो राजा का नाम होगा कहीं ना कहीं वो उसकी रिलीजियस टॉलरेंस को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए अकबर, बिकॉज अकबर, जैसे आप जानते ही होंगे कि अकबर वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अपने समय के टॉलरेंट राजा माने गए हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म नबार्ड स्टैंड्स फॉर? तो ये नबार्ड का क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम्स में आया है, ध्यान रखना है आपने इसके ऊपर। नबार्ड की फुल फॉर्म आती है, नबार्ड के ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं, इनका हेडक्वार्टर आता है। तो ध्यान रखें, नबार्ड होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज की डेवलपमेंट की एपेक्स बॉडी नबार्ड कहलाती है। तो यही आपका इसका आंसर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये आपका उसकी कुछ डिटेल्स हैं, कौन से एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हुआ, कब पूरे एग्जिस्टेंस में आया, ये कुछ उनकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जफरनामा वाज अ लेटर रिटन टू मुगल एम्परर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज? तो इंपॉर्टेंट है, जफरनामा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर आता होगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है जी, इसके अलावा इसकी कुछ डिटेल्स आपको और आनी चाहिए। साल आपको आना चाहिए 1705 का है, किस भाषा में लिखा गया था? तो पर्शियन वर्ड्स में एक बार जो है ये चीज को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द डांस मोहिनात्तम ओरिजिनेट्स? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहिनात्तम डांस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए केरला, आपका आंसर है यहाँ केरला। तो अब ध्यान रखें, आपको अगर मोहिनात्तम जैसा क्वेश्चन कभी बनता है अगर एग्जाम में, तो और भी हमारे 8 to 9 हमारे क्लासिकल डांसेस रहते हैं। 6 को कई बार क्लासिकल या फिर कई बार फोक डांस भी कह दिया जाता है। तो टोटल 8 तो पक्का पक्का आपके क्लासिकल डांसेस हैं। सभी की स्टेट्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि भरतनाट्यम बहुत ही फेमस, तमिलनाडु से जो है ओरिजिन है उसका। कथक जो है यूपी का ओरिजिन है। कथकली जो है वो भी केरला का ओरिजिन है, और मोहिनात्तम जो है वो भी केरला का ओरिजिन है। उड़ीसी, जैसा नाम ही बता रहा है, उड़ीसा का ओरिजिन है। मणिपुरी, जैसा नाम बता रहा है, मणिपुर की ओरिजिन है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की ओरिजिन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। 6 डांस जो है इसको फोक डांस भी कहा जा सकता है, इसको क्लासिकल भी कहा जा सकता है। उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट्स के अंदर 6 डांस ओरिजिन हुआ था एक समय पे। ठीक है जी, तो ये आपके क्लासिकल डांसेस हैं, आपको जरूर पता होने चाहिए कौन से 8 to 9 क्लासिकल डांसेस हमारे होते हैं और कहां पे उनका ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट, इन रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेल्स टू? क्यों रेलवे गैप्स के अंदर रेलवे ट्रैक्स के अंदर एक गैप छोड़ा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये साइंस का क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर बनता है टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। क्योंकि हमें पता है कि मेटल जो है वो एक्सपैंड करेगा ऑन हीटिंग, तो इस प्रकार के गैप्स छोड़े जाते हैं सो दैट उसके बीच में वो डी रेल टाइप ना हो, उसके बीच पहले ही गैप है वो एक्सपेंशन को लेके। तो एक्सपेंशन होती है रेलवे ट्रैक्स की एट द जब हीटेड आपका एनवायरमेंट होता है। देशबंधु वॉज अ टाइटल गिवन टू हुम? किस पर्सन को देशबंधु टाइटल दिया गया था? ये हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स को डिफरेंट टाइटल दिए गए थे अपने समय में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। देशबंधु टाइटल दिया गया था CR दास को।
ध्यान रखें ये टाइटल दिया गया था CR दास को। साथ ही साथ बहुत सी डिटेल्स आपको और आनी चाहिए कि हमारे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये फ्रीडम फाइटर को कौन सा टाइटल दिया गया था। तो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट 10 टाइटल्स जो हैं वो मैंने मार्क करके यहाँ पे आपके लिए PDF उसके लिए रेडी कर दी है। वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार इंडियन बिस्मार्क का टाइटल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी का, चाचा नेहरू का टाइटल दिया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी को बापू, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी, महात्मा गांधी का टाइटल दिए गए थे। सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सबसे फेमस है उनका, टाइगर ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार गांधी, देश रत्न, अजात शत्रु का टाइटल दिया गया था। मदन मोहन मालवीय जी को प्रिंस ऑफ बेगर्स, महामाना का टाइटल दिया गया था। भगत सिंह जी को शहीद आजम, शहीद ऑफ द और द ग्रेट भगत सिंह, प्रिंस ऑफ मार्टियर्स, ये सारे टाइटल दिए गए थे। CF एंड्रयूज को दीन बंधु का टाइटल दिया गया था। चितरंजन दास जिनका क्वेश्चन था, देश बंधु का टाइटल दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन रेनिसांस का टाइटल, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनिसांस का टाइटल ये दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट 10 टाइटल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए जॉट डाउन किए हैं, आप काइंडली इसको जरूर देख के जाएं एग्जाम से पहले। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हरिके लेक अ फेमस वेटलैंड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए, ये हरिके के बारे में आप में से बहुत से लोगों को जानकारी ऑलरेडी होगी। तो तरन तारण के अंदर ये सिचुएटेड है। ये बाकी वेटलैंड्स हैं और रामसर साइट्स, पंजाब के अंदर टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। उनके नाम यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं हमने और आपको जरूर पता होने चाहिए ये सारे नाम, जिसमें से हरिके सबसे ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखें ये आप नाम जो है जरूर याद करके जाएं बिफोर द एग्जामिनेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कॉल्ड द बियर्डेड मदर टेरेसा। तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनका नाम जानते होंगे। अगर आप अमृतसर या एडजॉइनिंग एरिया से हैं तो आप डेफिनेटली इनका नाम जानते होंगे। ये पर्सन है भगत पूरन सिंह जी। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स डिसेबल्ड लोगों के प्रति, इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। इन्होंने पिंगलवाड़ा क्रिएट किया फॉर द डिसेबल्ड पीपल, इन्होंने बहुत उनकी सेवा की। तो बहुत ही फेमस पर्सन है भगत पूरन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which line divides India into 2 equal parts? A very important and very easy question. इंडिया में से एक लाइन पास करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तकरीबन ये इंडिया को हाफ में डिवाइड कर देती है। तो आंसर आपका आना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और इंडिया की 8 स्टेट्स में से वो पास करती है। वो कौन सी 8 स्टेट्स हैं ये आपको जरूर याद करके जाना है इन द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखें, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो ध्यान रखें, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यंग फोल्ड माउंटेन्स इंडिया के हिमालयाज हैं। अगर कभी ओल्डेस्ट माउंटेन्स की बात हो तो वो अरावलीज आएगा। ध्यान रखें इस बात का, दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? तो हाइएस्ट पीक इन इंडिया आप गिवन फॉलोइंग जो आपको ऑप्शन दिए उसी में से बता पाएंगे। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे से हाईएस्ट जो है वो कंचनजुंगा है। तो माउंट एवरेस्ट आप सब लोग जानते हैं नेपाल में स्थित है, इंडिया में स्थित ही नहीं है। नंगा पर्वत एंड नंदा देवी जी जो हैं ये आपके जो पीक्स हैं ये कंचनजुंगा से लोअर पीक्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तो कंचनजुंगा आपका, माउंट कंचनजुंगा यहाँ आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपको K2 ऑप्शन में हो तो कहीं ना कहीं K2 जो है वो भी इंडिया अपना ही उसकी टेरिटोरियल एरिया मानता है, और अगर वो ऑप्शन में है तो K2 को आप मार्क कर सकते हैं हाईएस्ट पीक के तौर पे, बिकॉज इट वाज नॉट मार्क्ड, नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, तो हमने कंचनजुंगा उसके बाद मार्क कर दी। वैसे K2 जो है कहाँ पे स्थित है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी इंडिया डिस्प्यूटेड एरिया में कहीं ना कहीं स्थित है। कंचनजुंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में भी ये कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया पे स्थित है जहां इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड के अंदर है और कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो नंदा देवी आता है कई बार। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर, 2 यहाँ पे ये वाला आएगा, 2 आवर्स अर्लियर in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat. What time will watch show in Gujarat if it is 6 AM in Arunachal Pradesh? तो कहना चाहता है कि जो सन जो है वो राइज करता है 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल, तो समय क्या होगा
एक जगह का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिक क्वेश्चन मैं मानती हूं इसको, बिकॉज हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया में एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो एक्सेप्टेड है। चाहे सनराइज के समय डिफरेंट है, लेकिन हमने एक्सेप्ट एक ही टाइमलाइन की हुई है, तो यहाँ पे भी 6 AM ही हुआ होगा। तो 6 AM इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following Indian islands are called coral islands? Coral islands जो है इंडिया में दो मेजर आइलैंड्स हैं, वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अदर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो कोरल आइलैंड्स अगर हम कहें, जहां पे सी ब्यूटी जिसको कहा जाता है, लोग डाइवर्स, डीप डाइवर्स वहां पे सी ब्यूटी को देखने जाते हैं, कोरल आइलैंड्स होते हैं, वो लक्षद्वीप हैं हमारे देश। लक्षद्वीप इज द आंसर। कोरल्स इस प्रकार की सी के एनिमल्स, पुराने एनिमल्स जो डेड डिकेइंग, वो उसके बाद उसकी एक कोरल आइलैंड्स टाइप वो बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार के कोरल्स होते हैं और ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स को कहा जाता है। Who was the first Governor General of Independent India? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी 1947 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लास्ट मूवमेंट पे गवर्नर जनरल हमारे बन गए थे माउंट बैटन। अब ध्यान रखें, कई लोग यहाँ पे आंसर मार्क कर देते हैं सी राजागोपालचारी। वो आंसर करेक्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज मेंशन की होती, फर्स्ट इंडियन, तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इंडियन मार्क नहीं करवाया गया, तो फर्स्ट जो रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो माउंट बैटन रहे। पर अगर हम बात करना चाहते कि पहले इंडियन कौन बने, तो माउंट बैटन आफ्टरवर्ड्स जो है सी राजागोपालचारी को हैंड ओवर कर जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर माउंट बैटन ही बनता है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन में। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वही जो बैटल ऑफ प्लासी को फाइट करते हैं, तो वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं बंगाल के? यहाँ पे एक रेगुलेटिंग एक्ट से नाम चेंज किया जाता है, तो ये हेस्टिंग्स बनते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट से चेंज किया जाता है और बेंटिक का नाम आएगा फर्स्ट के लिए। फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने? तो ये कैनिंग जी बने, और ये 1857 की क्रांति का समय चल रहा है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर था, तो यहाँ पे माउंट बैटन जी हैं। और फर्स्ट इंडियन आ जाते तो आपके सी राजागोपालचारी इसमें आंसर आता। फर्स्ट इंटरिम चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली आगे जाके बनी जिसने हमारा संविधान को की रचना की। अब उसके इंटरिम प्रेसिडेंट भी बने और उसके फाइनल प्रेसिडेंट भी बने। इंटरिम में नाम आएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी का और फाइनल में नाम आएगा राजेंद्र प्रसाद जी का। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये हेड्स बने थे हमारे फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, कोई ना कोई गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, इस प्रकार के हेड रहे थे इंडिया के, तो वो हमें पता होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद विच, तो ये यहाँ पे सरदार सरोवर डैम, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। सरदार सरोवर डैम से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी, इसमें क्या है एक्चुअल में ये भी हम देख लेते हैं। तकरीबन 2.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस यानी कि वहां से हटाना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट एक आंदोलन हो रहा है जिसे कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन को जो है लोग उसके अगेंस्ट हैं इस आंदोलन के। सॉल्ट मार्च इज एंडेड इन, एंडेड का मतलब है सॉल्ट मार्च कंप्लीट कहां हुआ, वो रास्ते का कंप्लीशन यानी वो रास्ते का एंड पॉइंट क्या था, तो एंड पॉइंट था दांडी। ध्यान रखें कहां से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में और दांडी तक जाना था। टोटल हमारा जो है इसके अंदर ये 240 या 41 कह सकते हो, 240 बेहतर रहता है, 240 या 241 माइल्स का रास्ता था। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक का पेडिस्ट्रियन मार्च था, यानी पैदल की यात्रा थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट सत्याग्रह हुआ हमारे देश के अंदर, सिविल डिसओबीडियंस का एक पार्ट था। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमने क्या फॉलो किया सॉल्ट सत्याग्रह में, तो आपका आंसर होना चाहिए सिविल डिसओबीडियंस को फॉलो किया है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका अल्टीमेट एम क्या था सॉल्ट सत्याग्रह का, तो सॉल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट एम था पूर्ण स्वराज, 1930 की बात है। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। तो गांधी जी की इंडिगो प्लांटेशन की सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो इंडिया में आने के बाद उनकी पहली मूवमेंट रही, दैट इज चंपारण। 1917 का साल चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो ना ग्रो करना चाहते थे लोग, उसके लिए गांधी जी ने जो है चंपारण का सत्याग्रह किया था। 1917 की बात है जी।
साल भी इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो रिवोल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हु इश्यू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, आरबीआई इशू द करेंसी नोट्स। तो उसके अंदर गवर्नर के साइन आपको जो है, आप अपने कोई भी करेंसी नोट आप पिक करें तो उसमें गवर्नर के साइन भी विजिबल होते हैं, आप देख सकते हैं। गवर्नर के जो है वो प्रोमिशनरी नोट है, गवर्नर उसके ऊपर साइन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर। हाँ, अगर हम 1 रुपी नोट की बात करें या कॉइन्स की बात करें, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैटर है, लेकिन बाकी सारे नोट एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट जो है वो आरबीआई का मैटर है। मेजर रोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रोल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है या उनके कुछ हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन आता है। तो नबार्ड, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नबार्ड जो है एपेक्स इंस्टीट्यूट है फॉर रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर। आईडीबीआई जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एपेक्स इंस्टीट्यूट है। आरबीआई जो है इशुएंस ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आरबीआई करेगी मेजरली। सेबी जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी आपकी सेबी है। और इन सभी के, इन चारों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मुंबई में है स्थित। तो ध्यान रखें, इनमें से किसी का हेडक्वार्टर आया तो आपको मुंबई बताना है, प्लस इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन आप जरूर एक बार ध्यान दें, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी आ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से बहुत से लोगों को आता होगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रिस्पॉन्सिबल थी, हमारे जो अभी एट प्रेजेंट संविधान चल रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के प्रेसिडेंट जो है, पहले प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो थोड़े समय के लिए बने, इंट्रिम कहलाते हैं, और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, which of the following groups of islands belonging to the Indian territory lies in the Bay of Bengal? तो ध्यान रखें, बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड्स हैं इंडिया के, और दूसरी साइड अरेबियन सी के अंदर भी कुछ आइलैंड्स हैं। तो जो आपके बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स हैं दैट आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अरेबियन सी के आइलैंड्स हैं दैट आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ध्यान रखें, बे ऑफ बंगाल बंगाल के पास है जो, वो बे ऑफ बंगाल कहला रहा है, और वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। दूसरी साइड जो है अरेबियन सी की साइड जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड्स को जैसे हमने पीछे किया, कोरल आइलैंड्स भी उन्हीं को कहा जाता है। Which of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा पॉलिटी में, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। इसके द्वारा ही हम रिट्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32, जहां पे हमारे सारे फंडामेंटल राइट जब हमें मिलते हैं तो उसका बचाव जो है, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए, उसका बचाव आर्टिकल 32 करता है। इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहलाता है, और साथ ही साथ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर? तो इसका आंसर हमने देख लिया है। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। तो पहली स्टेट जो बाइफरकेट हुई, अब इसका ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पहले आता होता था, अब ये जो है डिफरेंट क्वेश्चन इसमें आजकल एग्जाम्स में आ रहा है। पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक आधार पे बनी, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आपने देखा होगा। तो आंध्र प्रदेश पहली स्टेट बनी जो लिंग्विस्टिक आधार, भाषा के आधार पे बनी। अब आंध्र प्रदेश जहां से सेपरेट हुई थी वो ही यहाँ पे आंसर है। आंध्र प्रदेश किस में से निकली थी? तो आंध्र प्रदेश निकली थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या मद्रास कह सकते हैं आप। तो मद्रास में से एक स्टेट बाइफरकेट हुई भाषा के आधार पे, वो आंध्र प्रदेश बन गई। और बाइफरकेट कौन सी स्टेट हुई? तमिलनाडु या मद्रास। और नई स्टेट कौन सी बनी? दैट इज आंध्र प्रदेश, जो लिंग्विस्टिक आधार पे 1953 में पहली बार बनी थी। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इशू एंड, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स इशू की जाती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 5 रिट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट या वो इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट्स। तो ये रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिट्स आपकी 5 कौन सी हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो जानकारी रहती होगी, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। हेबियस कॉर्पस पहली रिट, मैंडामस, क्वाओ वारंटू, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, ये 5 प्रकार की आपकी रिट्स हैं। इसकी डिटेल्स आपको दी हुई हैं हमारे डिटेल लेक्चर ऑफ पॉलिटी में भी, आप इस बात को देख सकते हैं। आज के लिए हम इसकी बहुत डिटेल्स नहीं डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपको 5 रिट्स होती हैं, कौन से नाम से होती हैं, ये आपको अंदाजा आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज an election held for only one constituency to fill the vacancy caused due to the death or resignation of a member called?
तो पूछना चाहते हैं अगर एक ही वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस की जाएं बिकॉज या तो डेथ या रेजिग्नेशन ऑफ दैट मेंबर, तो कौन सी इलेक्शंस कहलाएंगी? वो इलेक्शंस कहलाती हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शंस एक सिंगल वैकेंसी को फिल करने के लिए की करवाई जाती हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर टॉप की कुछ पोजीशंस आपके जो हैं आपके डिपार्टमेंट की टॉप की जो पोस्ट होती हैं सेंटर में, वो मैक्सिमम तौर पे प्रेसिडेंट उनको फिल करवाते हैं। प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, that is the first citizen of India. How many days in a year is Manrega expected to provide assured employment? तो पूछना चाहते हैं कि assured employment मनरेगा स्कीम के द्वारा कितने दिन के लिए दी जाती है? बहुत ही फेमस हुआ था, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी देते हैं, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है बाय मनरेगा स्कीम। ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन आर एसोसिएटेड विद, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो आपने बहुत बार सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी आप जानते होंगे, इंडियन फादर को भी आपको पता होगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज नॉर्मन बरलॉग एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एमएस स्वामीनाथन। तो वो ग्रेन्स के रिगार्डिंग थे, ग्रेन्स यानी व्हीट राइस, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क रेवोल्यूशन के है, तो मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो उनके जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वो भी बहुत फेमस है, दैट इज वर्गिस कुरियन। तो वो भी आपका आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वर्गिस कुरियन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल गया, दैट इज फादर ऑफ। यहाँ पे अब ध्यान रखें, क्वेश्चन अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीकों से पूछा जा रहा है बिकॉज सिंपल क्वेश्चन काफी स्टूडेंट जो हैं वो आंसर कर पाते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया मिल्क रेवोल्यूशन का जो है वो वर्गिस कुरियन उनके फादर हैं। मिल्क रेवोल्यूशन का नाम ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था, तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड आंसर आ रहा है आपका, ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड भी जो है मिल्क रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई बात है। द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब हैज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, तो ये पूछना चाहते हैं कि गवर्नर ऑफ पंजाब को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है टू बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो थोड़ा सा अंतर होता है बिटवीन अ गवर्नर, बिटवीन अ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नर जो होता है वो स्टेट्स का होता है, सेंटर के मुकाबले के प्रेसिडेंट का रोल जो है स्टेट में गवर्नर निभाता है। वहीं पे यूटीज जो होती हैं, यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर द हेड ऑफ यूटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मोस्टली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, या फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही किसी गवर्नर को दे दी जाती है वहीं के एडमिनिस्ट्रेटर बनने की। तो थोड़ा सा अंतर रहता है इन पोस्ट में, गवर्नर मोस्टली स्टेट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यूटीज में, और एडमिनिस्ट्रेटर भी एक एडिशनल पोस्ट होती है। इनकी भी पावर बहुत ही हाई पावर में ये माने जाते हैं एट स्टेट लेवल। ओके, जीएसटी रेफर टू, यहाँ पे ये तो आप सब जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी लॉ जो है कब से लागू हुआ, इसका क्वेश्चन आता है, 2017 से लागू हुआ। जीएसटी डे किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन वो लागू हुआ, 1 जुलाई को वो लागू हुआ, 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। कौन सी अमेंडमेंट से जीएसटी को पास कर दिया गया था? तो 101 अमेंडमेंट से जीएसटी लॉ को पास किया गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ जीएसटी के ऊपर आपको आते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो ये हमने बिल्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, अगर आप जानते ही होंगे इसके बारे में, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। तो 4 टाइप्स ऑफ बिल में मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकते हैं। यहाँ पे पावर थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स लोकसभा, पावर जो है मनी बिल के अंदर रहती है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए लोकसभा। मनी बिल इज, अब यहाँ पे मनी बिल के कुछ आर्टिकल्स दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि मनी बिल का आर्टिकल क्या होता है। वेरी इजी क्वेश्चन कहूंगी बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स ने मनी बिल का आर्टिकल के बारे में पूछा हुआ है। साथ ही साथ फाइनेंशियल बिल के आर्टिकल के बारे में भी साथ ही में पढ़ लेंगे। 117 जो है वो फाइनेंशियल बिल का आर्टिकल है, 110 जो है वो मनी बिल का आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी हो तो 368 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है। ठीक है जी। The group of organisms that convert sunlight to food are termed as autotrophs. तो ये आपको एनवायरमेंटल में आपने पढ़ा होगा 10th तक में कि जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट से फूड बना सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं, वो अपना फूड खुद बनाने के काबिल होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के ऑपोजिट विपरीत क्या चीज आती है? हेटेरोट्रॉफ्स आती है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाने के काबिलियत रखते हैं। हेटेरोट्रॉफ ऐसे हैं जो दूसरों को कंज्यूम, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स को कंज्यूम करके वो अपना फूड उस तरह से हासिल करते हैं।
वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन जो है वो भी हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड हम खुद नहीं बना सकते। ये आपका एक फूड चेन है, आपको काफी स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में ऑलरेडी। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर एक वो भी हो सकते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करें, कंज्यूमर वो भी हो सकते हैं जो एनिमल्स को कंज्यूम करें। इस प्रकार से पूरी चेन चलते चलते डीकंपोजर पर खत्म होती है। डीकंपोजर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो 3 प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स फूड खुद बनाने वाले, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को या तो कंज्यूम करेंगे या तो दूसरे कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे। डीकंपोजर्स डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करेंगे। तो ये आपके 3 प्रकार की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। विच इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी डेट लाइन है जिसे क्रॉस करते ही डेट बदल जाएगी। ये डेट लाइन जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाती है, पैसिफिक ओशन से पास करती है। ध्यान रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर लेंगे इस लाइन को तो क्या होगा। तो ध्यान रखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इजीली इसको समझा दूंगी आपको। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो गेन अ डे होगा। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि इंडिया ईस्ट में है, कोई वेस्ट से ईस्ट में आएगा तो गेन करेगा चीजों को, और ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो आप ऑपोजिट है, लूज अ डे। तो वेस्ट टू ईस्ट आने में गेन होगा, ईस्ट टू वेस्ट जाने में लूज होगा डे, ऐसा आप याद करेंगे। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाता है। If you intend to visit Kavarati for a vacation, which of the following UT territories of India would you be going to? तो ये कावारती एक्चुअल में कैपिटल है एक यूटी का, या फिर जो कह लो आइलैंड्स का। तो कौन से का आइलैंड्स का है? लक्षद्वीप का एक्चुअल में ये कावारती कैपिटल ही है। तो इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कह सकते हैं इसको, बिकॉज कैपिटल तो आपने वैसे ही याद करने हैं सारी स्टेट्स के। Which of the following, which one of the following countries is not a member of SARC? तो SARC के मेंबर, SARC बिकॉज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आंसर है म्यांमार इज नॉट अ पार्ट। कौन से पार्ट हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ सार्क, बट म्यांमार इज नॉट अ पार्ट। तो ध्यान रखें, सार्क की आपको मेंबर स्टेट्स का पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से, बिकॉज अभी लेटेस्ट चेंज हुए हैं, ये है कटारिया जी, गुलाब चंद कटारिया जी जो है गवर्नर ऑफ पंजाब है। वेरी इंपॉर्टेंट, 37th गवर्नर ऑफ पंजाब बने गुलाब चंद कटारिया जी, और साथ ही साथ इनको ओथ दी है शील नागू जी ने, और ये हमारे चीफ जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना है आपने इसका। Which among us the following is the tallest building in the world? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। कितनी उसकी हाइट है? इट इज 828 meters. Okay. The foundation of Golden Temple Amritsar was laid by Sai Mia Mir ji. Very important. Golden Temple की फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? साई मिया मीर जी ने। Ashok turned into Buddhist after the war at which one of the following places? This is very important, very easy also, because यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अशोक की लाइफ की। अगर आपने मौर्यन डायनेस्टी की है तो 261 BC में एक कलिंग वॉर हुई है जो 13th रॉक एडिक्ट के ऊपर दी गई थी, और कलिंग की वॉर के बाद अशोक जो है उनका बदलाव हो गया, उनका जो है मन परिवर्तन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर थी अशोक के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। Who is the author of book N.A. अकबरी? तो ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अकबर के समय की एक बुक है N.A. अकबरी। बेसिकली अकबरनामा एक बुक है, और अकबरनामा का थर्ड पार्ट जो है वो N.A. अकबरी है। दोनों ही अकबरनामा और N.A. अकबरी फिर एक ही पर्सन ने लिखा है, दैट इज अबुल फजल। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए अबुल फजल। वास्को डिगामा सेल्ड फ्रॉम लिस्बन एंड लैंडेड एट द सिटी इन इंडिया। सिटी कौन सी सिटी में वास्को डिगामा वो पहले पर्सन माने गए हैं? 1498 का समय है, पोर्चुगीज हमारे देश में एंटर करे, वास्को डिगामा पहले पर्सन एंटर करे। और वास्को डिगामा का अगर आपको याद हो तो कालीकत में पहुंचे थे। जिमोरिन नाम का राजा, हिंदू राजा वहां पे उस टाइम पे रूल करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते ही आपने ये पढ़ा होगा कि एक्चुअल में वो कहाँ रीच करे थे। वास्को डिगामा कालीकत नाम की जगह में रीच करे थे। केप ऑफ गुड होप ट्रेवल करते हुए वो इंडिया में कालीकत पहुंच गए थे।
ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Who among us the following was the founder of Gupta Empire? अब ध्यान रखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। अगर आप गुप्ता डायनेस्टी आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा श्री गुप्ता से एक्चुअल में गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हुई है। लेकिन अब श्री गुप्ता अगर हमारे ऑप्शंस में नहीं दिख रहा तो पहला इंपॉर्टेंट राजा आपने मेंशन कर देना इनमें से जिससे आपकी गुप्ता डायनेस्टी आपको लगता है स्टार्ट हुई है, तो वो चंद्रगुप्त वन का आपने ऑप्शन मार्क करना है। वैसे भी बाकी सारे राजा चंद्रगुप्त वन के बाद ही आए हैं, तो यहाँ पे आपने चंद्रगुप्त वन मार्क कर देना है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट। आपको सबको पता होगा राजस्थान या फिर उसके अंदर जो है थार डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न। ठीक है जी, तो ये थार डेजर्ट की हमारी बात कर रहे हैं। द प्लेस ऑफ लद्दाख सिचुएटेड इन इंडिया इज, लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है इसके ऊपर। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया में एक्चुअल में कितने डेजर्ट्स हैं तो 2 डेजर्ट्स हैं। हमें बिकॉज लगता है हॉट डेजर्ट को ही हम बेसिकली डेजर्ट मानते हैं, लेकिन कोल्ड डेजर्ट लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है। तो हमारे देश में 2 डेजर्ट्स हैं, एक तो थार डेजर्ट जिसकी आपको जानकारी होगी राजस्थान, एंड दूसरा है लद्दाख दैट इज कोल्ड डेजर्ट। तो इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर या उनका सिचुएटेड कहां पे है उसका क्वेश्चन आता है। फेमस है क्वेश्चन, देहरादून में, देहरादून। नेक्स्ट, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ध्यान रखें, कोलकाता अगर आप बात करें तो वेस्ट बंगाल आपकी नजर में आएगा। आपको एक बार ध्यान आएगा कि वेस्ट बंगाल एरिया होना चाहिए वो। अगर आप ध्यान से सोचे तो यमुना वेस्ट बंगाल से दूर है, ब्रह्मपुत्र थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न में पहुंच जाती है, और गोमती भी जो है वेस्ट बंगाल के नियर बाय आपको नहीं, आप मैपिंग कर पाएंगे उसकी। तो आपके ऑप्शन एक ही रह जाती है यहाँ पे, हुगली की। हुगली की ही ऑप्शन आपके माइंड में आएगी। अब ध्यान रखें, हुगली अगर ये हम कह रहे हैं दिस इज कोलकाता, तो ये हुगली है। हाँ, हुगली के साथ अगर आपका किसी का जो है आपका डिस्प्यूट आपको लग सकता है तो दामोदर का लग सकता है, पर दामोदर जो है ऑप्शन में थी ही नहीं, तो इसलिए आपका आंसर जो है सीधा क्लियर कट जो है हुगली का बन रहा है। यहाँ पे हुगली जो है वो कोलकाता के पास से फ्लो करती है। अब हुगली रिवर एक्चुअल में गंगा का ही सब पार्ट है, फराक्का बैरेज से ये डिवाइड हो जाता है और एक पार्ट हुगली कहलाने लग जाएगा। स्टार्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसियस आर कॉल्ड? तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए नेबुला। वो कह रहे हैं जो डस्ट और गैसियस से बना हुआ स्टार्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नेबुला कहलाते हैं। स्टार्स जो है वो कहीं ना कहीं स्पेस की रिगार्डिंग यूनिट ही नहीं है। उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है, और कॉमेट्स जो है वो कॉमा शेप्ड फ्रोजन चीजें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर बनता है नेबुला। तो नेबुला हमारी डेफिनेशन में फिट होता है। स्टार्स एक स्पेस से रिलेटेड बात नहीं होती। उर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टलेशन होती है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? स्टार्स जो है वो ग्रुप क्रिएट करते हैं अपना, और उससे एक पैटर्न बनता है आसमान में, जैसे ये ग्रेट बियर वगैरह, ये पैटर्न्स बनते हैं। स्टार्स एक जो हैं वो अपने आप को एक तरीके से अरेंज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। कॉमेट्स जो होते हैं वो स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस होता है। तो ये इनमें से कोई भी और नेबुला के अलावा सेट नहीं होता हमारे आंसर के अंदर। Which planet is called the red planet? Very important. रेड प्लैनेट का क्वेश्चन आपको काफी बार आता है, इट इज मार्स। ध्यान रखें, रेड प्लैनेट का क्वेश्चन आ सकता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार का क्वेश्चन आ सकता है, अर्थ के ट्विन का क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन प्लैनेट का क्वेश्चन आ सकता है, प्लैनेट विद रिंग्स का क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट प्लैनेट का क्वेश्चन आ सकता है। ये आप थोड़े से अपने जो है फैक्ट्स को क्लियर रखना फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है जी। द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कुछ रेंजेस हैं जो पर्टिकुलर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पीर पंजाल जो है वो पास भी कहाँ पे होता है, वो रेंज भी कहाँ होती है? तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के ये जो है पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर की रेंज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पास भी जो पीर पंजाल पास भी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो आपको कुछ पासेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि पासेस कौन से के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, बिकॉज वो भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही जहां पीर पंजाल रेंज है वहां बुर्जिल रेंज भी है और बानीहाल रेंज भी है। कुछ और आपको स्टेट्स के भी मैं पासेस करवा देती हूँ बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
रोहतांग पास के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, हिमाचल के पासेस हैं ये, रोहतांग पास हिमाचल में है। शिपकिला बहुत बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना पंजाब के एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया शिपकिला का, बारालाछा का। तो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम के जो पासेस है काफी बार क्वेश्चन आता है, नथुला पास का लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन आया कि कहाँ पे पास स्थित है, तो ये आपका पास सिक्किम में है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो है वो नीति पास या लिपू लेक का ज्यादा क्वेश्चन है, बाकियों के उतने क्वेश्चन नहीं आते। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है आप एक बार जरूर उनको रीड करके जाएं बिफोर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेंपल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो लार्जेस्ट टेंपल जो है एट प्रेजेंट कंबोडिया में स्थित है, और ये अंकोर वट टेंपल है। वेरी वेरी फेमस टेंपल अंकोर वट, वेरी फेमस टेंपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस मॉन्यूमेंट मानी जाती है। इंडियन गॉड्स को वहां वर्शिप किया जाता है, इंडियन फंडिंग भी वहां जाती है उस टेंपल को मेंटेन करने के लिए। तो कंबोडिया इंडिया के कभी भी रिलेशनशिप आप देखेंगे तो अंकोर वट टेंपल की बात उसमें जरूर रहेगी, इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है कि अंकोर टेंपल जो है वो कौन सी कंट्री में एस्टैब्लिश या सिचुएटेड है, तो आंसर आपका होना चाहिए कंबोडिया, कंबोडिया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करवा दिए। आप जो हैं अपने लेक्चर को अच्छे से रेडी रखें, ये वाले लेक्चर को, और आगे आने वाली हमारी सीरीज को भी आप चेक करें। हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको PSSB क्लर्क में आ सकते हैं, सीनियर असिस्टेंट में आ सकते हैं, पटवारी में आ सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर में आ सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उसकी सबकी डिस्कशन आपके साथ कर सकें। थैंक यू।